Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो जितना जल्दी हो सके अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। मेरी फर्स्ट डोज हो चुकी है, सेकेंड डोज भी बहुत जल्दी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, तो हम उसे भी क्लैरिफाइंग करेंगे क्वेश्चन के साथ में। कल का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, कोरपाट एक मैरीटाइम पेट्रोल है जो कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? इटली, इंडोनेशिया, रशिया, फ्रांस। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा इंडोनेशिया। इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमारा प्यारा भारत है और यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारा इंडोनेशिया है। इन दोनों ने एक साथ मिलकर क्या किया है? इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है और ये हमारे जो इंडियन ओशन है उसी के अंदर देखने को मिली है ये एक्सरसाइज। इसका 36th एडिशन है वो देखने को मिला है अभी। इसके बारे में देख लेते हैं। 36th एडिशन देखने को मिला है जो कि इंडिया और इंडोनेशिया दोनों के बीच में हुआ है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। इसके अंदर कौन कौन सी शिप्स हैं जो शामिल हुई थी? इंडिया से शामिल होने वाली है इंडियन नेवल शिप जिसे हम INS सरयू बुलाते हैं। वो इंडिजिनियसली बनाई गई ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। और इंडोनेशियन नेवी से कौन सी शिप शामिल हुई है? KRI क्री बुंग टोमो। और इसके साथ साथ मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं वो भी दोनों किसी नेशन से इसके अंदर पार्टिसिपेट किए हैं। और सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए कॉन्टैक्टलेस कंडक्ट किया गया है और इंडिया और इंडोनेशिया है उसने कंडक्ट किया है इस पेट्रोल को इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जिसे हम इन शॉर्ट IMBL बुलाते हैं। और 2002 से अब तक ये 2 साल में एक बार देखने को मिलती है। इसका बेसिक एम है ताकि जो इंडियन ओशन रीजन है उसको सेफ और सिक्योर बनाया जा सके। किसके लिए? ताकि यहाँ पे कॉमर्शियल शिपिंग की जा सके, इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सके और कंडक्ट की जा सके लेजिटिमेट मैरीटाइम एक्टिविटी अंदर मेजर कर पाएंगे, हम प्रिवेंट कर पाएंगे और सरपास कर पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं, उनको भी हम कॉम्बैट कर पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे जो कि हैं इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग। साथ में ड्रग ट्रैफिकिंग भी देखने को मिलती है, मैरीटाइम टेररिज्म भी देखने मिलता है और आर्म्ड रॉबरीज एंड पायरेसी भी देखने को मिलती हैं। और कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ये कोरपाट का 36th एडिशन था जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो इंडोनेशिया होगा, लेकिन जो कन्फ्यूजन था वो क्या था? इंडिया और 3 यूरोपियन नेशंस हैं जिनका नाम है स्पेन, फ्रांस और इटली। इन्होंने एक नेवल ड्रिल कंडक्ट की थी गल्फ ऑफ एदन के अंदर। तो एक ये थी जिसकी वजह से कन्फ्यूज होकर काफ़ी सारे बच्चों ने इटली आंसर दिया है। लेकिन एक और भी है इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है जिसे इंडो थाई कोरपाट बुलाते हैं। ये इसका 31st एडिशन देखने को मिला है 9 जून 2021 के अंदर। और ये कहाँ हुई है? अंडमान सी के अंदर देखने को मिली है। और इसके अंदर 3 डे कोऑर्डिनेशन पेट्रोल चला है इंडियन नेवी के बीच में और जो रॉयल थाई नेवी है उनके बीच में। तो अब आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये अलग एक्सरसाइज है और ये अलग है और जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है वो अलग है। अभी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम उसे अगली वीडियो में क्लैरिफाई कर देंगे। फिर हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसे इन शॉर्ट IIP बुलाते हैं, ये पब्लिश किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा C, बिकॉज ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है जो कि काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। रिसेंटली IIP को कैलकुलेट किया गया है। इसके अंदर जो डेटा है वो 8 सेक्टर्स का मेजर किया गया है। जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उन्होंने कंप्राइज किया है। वेटेज मिली है उसके अंदर आइटम्स को 40.27% की। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 8 कोर सेक्टर्स हैं। 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं उनको हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लगाई गई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी को, स्टील को, कोल को, क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को, सीमेंट को, फर्टिलाइजर्स को। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो 8 कोर सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर इनमें से कुछ का नाम दे देंगे, पूछेंगे ये कोर सेक्टर हैं या नहीं। सो आप इस तरह के सभी क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। आई होप ये तो सभी को पता ही होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? यूरोपियन यूनियन से, यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से या फिर फ्रांस से। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। इसके बारे में देख लेते हैं। इसे रिसेंटली क्या हुआ है? यूरोपियन यूनियन है उसने इम्पोज किया है 886.6 मिलियन या फिर 746 मिलियन यूरो इसका फ़ाइन लगा दिया गया है अमेज़ॉन के ऊपर, क्योंकि इसने पर्सनल डेटा वायलेशन किया है
यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंदर, और ये फाइन लगाया गया है लग्जमबर्ग नेशनल कमीशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन के द्वारा, जिसे CNPD इन शॉर्ट बुलाया जाता है। ताकि अमेजोन ने कहा है कि वो उसने डिसाइड किया है कि वो इस पेनल्टी वायलेशन को चैलेंज करेंगे। इसके अंदर कलेक्टिव कंप्लेंट है वो फाइल की गई हैं 10,000 लोगों के द्वारा अमेजोन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो उनका पर्सनल डेटा है उसको यूज़ किया गया है उनकी कंसेंट के बिना। तो ये वायलेशन है GDPR का। टेक जायंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है उनकी संख्या, इसकी स्क्रूटनी के अंदर आते जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की जो GDPR है उसके अंदर, जिसे 2018 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। GDPR है वो लोगों को प्रोवाइड करवाता है कि वो अपने डेटा को यूज़ कैसे करना है उसको डिसाइड कर पाएँ, और अगर उनका डेटा का मिसयूज़ किया गया है तो वो उसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और इसे लाया गया था 3 साल की लगातार नेगोशिएशंस करने के बाद यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के द्वारा। GDPR ये इनकॉर्पोरेट करता है एक पार्ट की तरह नेशनल लॉज के अंदर, जिसका रिजल्ट क्या है कि कंपनीज़ हैं वो फेस करती हैं काफ़ी सारे एक्शंस जुरिडिक्शन के अंदर अगर वो इसके रूल्स को वायलेट करती हैं। तो हमें ओजोन के बारे में बताना है इन सभी स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। गुड ओजोन है वो हमें ट्रोपोस्फेयर के अंदर पाई जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन बींग्स को हानिकारक अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशन से। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सेकंड करेक्ट है। सो इस वजह से हमारा बी आंसर सही होगा। इसको देख लेते हैं। रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई है किसके द्वारा? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसे हम इन शॉर्ट CSE बुलाते हैं। इसने ओजोन लेवल है उसको चेक किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा पाई गई है विंटर सीजन के अंदर दिल्ली NCR के अंदर, जिसकी वजह से जो स्मॉग है, जो धुंध होती है, वो और भी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। ओजोन के अंदर 3 एटम्स पाए जाते हैं ऑक्सीजन के। ओजोन एक ऐसी गैस है जो कि दोनों ही जगह पाई जाती है, अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर के अंदर भी और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी। ओजोन है वो गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए, और ये उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुड होगी या बैड होगी। गुड ओजोन है वो प्रेजेंट है हमारे अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ना कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर। सो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गई है। ये लेयर है ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन बींग को हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, UV रेज होती हैं उनसे, जो कि हमारे सन से निकल कर आती हैं, जो कि हाईली रिएक्टिव हैं और जो ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन पाई जाती है उसे हम बैड ओजोन भी बुला सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं उन लोगों के लिए जो कि रेस्पिरेटरी कंडीशंस के अंदर सफ़र कर रहे हैं या फिर एस्थमेटिक हैं या फिर उन्हें अस्थमा है। ग्राउंड लेवल ओजोन है वो कलरलेस होती हैं जो कि बनती हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर। इसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी बुलाया जाता है बिकॉज ये प्रोड्यूस होती है जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं सनलाइट और स्टैग्नेंट एयर की वजह से। 2 प्राइमरी पोल्यूटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे हम NOx बुलाते हैं, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम VOCs बुलाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो यूज़ किया जा रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, किसके कोलैबोरेशन में, किसके साथ मिलकर? UK लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, ताकि चेक किया जा सके इसकी इफिशिएंसी को COVID-19 इन्फेक्शन के ऊपर। हमारे ऑप्शंस हैं तुलसी, अश्वगंधा, नीम या फिर पिपरमिंट। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा अश्वगंधा। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और देख लेते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसे हम AIIA बुलाते हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म्स को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चंस के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स भी दी जाती हैं। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ में? LSHTM के साथ में। इसके अंदर कंडक्ट किए जाएंगे ट्रायल्स जो कि अश्वगंधा के ऊपर होंगे। रिसेंटली ये किए गए क्लिनिकल ट्रायल है वो कंडक्ट किए गए हैं 2000 लोगों के ऊपर UK की सिटीज़ के अंदर, जिनके नाम है लिंचेस्टर, बर्मिंघम एंड लंदन। अश्वगंधा को साइंटिफिकली क्या बुलाया जाता है? विदियाना सोमनिफेरा। इसे कॉमनली इंडियन विंटर चेरी भी बुलाया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल हर्ब है जो कि बूस्ट करता है हमारी एनर्जी को, रिड्यूस कर देता है हमारे स्ट्रेस लेवल को, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर ये क्लिनिकल ट्रायल्स हैं ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या होगी, क्योंकि हमें साइंटिफिक वैलिडिटी मिल जाएगी। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है हमारा, जिसे हम आयुर्वेदा बुलाते हैं, उसको ये सक्सेसफुल ट्रायल है अश्वगंधा के ऊपर, ये ऑथोराइज करेंगे मेडिसिनल ट्रीटमेंट, प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन और रिकॉग्नाइज किए जाएंगे साइंटिफिक कम्युनिटी
के द्वारा पूरे ग्लोब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर रैंडमनाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल किए गए हैं, कंडक्ट किए गए हैं इंडिया के अंदर ह्यूमंस के ऊपर। इसके अंदर जो स्टडी है उसके अंदर दिखाया गया है कि इसकी इफ़िशियंसी है वो रिड्यूस कर देती है एंजाइटी, स्ट्रेस को, और इन जो हमारा मसल स्ट्रेंथ है, हमारी मसल स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ा देती है, और जो सिम्टम्स हैं फटीग के पेशेंट्स के अंदर उनको भी कम कर देती है, उनको भी ट्रीट करती है। क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर की इफ़िशियंसी है वो ट्रीट कर देती है नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप के अंदर भी। ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा के लिए, आयुष के अंदर, आयुष मिनिस्ट्री के अंदर। इसका एम है ताकि सिनर्जिक की जा सके ट्रेडिशनल विजडम फॉर आयुर्वेदा और मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के भी द्वारा। और इंस्टीट्यूट है वो सेटअप किया गया है ताकि पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल कोर्सेज करवाए जाएं आयुर्वेदा के अंदर। और उनका फोकस क्या होगा, फंडामेंटल रिसर्च की जाए आयुर्वेदा के अंदर, ड्रग डेवलपमेंट के अंदर, और स्टैंडर्डाइज किया जा सके और साइंटिफिक वैलिडिटी भी मिले आयुर्वेदिक मेडिसिन को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में, पेंगोलिन्स के बारे में हमें बताना है। ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, आप इनको देख भी सकते हैं। सभी जो 7 स्पीसीज़ हैं पेंगोलिन्स की वो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। फिर हमारी अगली स्टेटमेंट है, इंडियन पेंगोलिन्स हैं वो उनको किस लिस्ट में डाला गया है, आयुष्मान की इंडेंजर लिस्ट के अंदर डाला गया है, रेड लिस्ट में। फिर हमारी अगली स्टेटमेंट है, जो इंडियन पेंगोलिन्स हैं उनको आयुष्मान की रेड लिस्ट में इंडेंजर कैटेगरी के अंदर डाला गया है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है वो बतानी है हमें। इसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिएगा। करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। काफ़ी बार इसी में हम फंस जाते हैं, हमारे आंसर इसी की वजह से गलत हो जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से। सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। हमारे हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है क्योंकि हमारे देश के अंदर 7 स्पीसीज़ नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ 2 स्पीसीज़ पाई जाती है पेंगोलिन की। सो इस वजह से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली एक पेंगोलिन को रेस्क्यू किया गया है एक टीम के द्वारा नोएडा से, और फिर इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। इस टोटल 7 स्पीसीज़ हैं वो पेंगोलिन की पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिनमें से 2 हैं वो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। एक है इंडियन पेंगोलिन और एक है चाइनीज़ पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन है उसका नेम है, साइंटिफिक नेम है मानिस कैरिसिक्यूडाटा। हो सकता है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाए, बिकॉज साइंटिफिक नेम है, इनमें हमसे गड़बड़ हो ही जाती है। सो इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और इनको आप देख ज़रूर लीजिएगा, साइंटिफिक नेम है इनको, हालांकि ये ज़्यादा याद नहीं होते हैं हमें। सो अगर एक बार इनको देख लेंगे, अगर 2-4 बार इनको देख लेंगे तो मे भी हम आइडिया लगा पाएँ कि हमारे अगर क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए तो इसे ईजिली हैंडल कर पाएँ, हम देखते ही याद कर पाएँ। फिर चाइनीज़ पेंगोलिन है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, मानिस पेंटाडक्टिलिया। आगे देखते हैं, इंडियन पेंगोलिन है वो पाए जाते हैं कहाँ पे, हिमालयाज़ के साउथ के अंदर, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको शामिल नहीं किया गया है। जबकि जो चाइनीज़ पेंगोलिन है वो आसाम और ईस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर पाए जाते हैं। चाइनीज़ पेंगोलिन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। वो चाइनीज़ पेंगोलिन है वो इंडिया के जो चाइनीज़ पेंगोलिन है वो बाकी सारे जो एशियन पेंगोलिन्स हैं उनसे डिफरेंट दिखाई देते हैं, डिस्टिंग्विश होती हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है, वो उनकी जो शेप है वो स्मॉल होती है, और उनका जो अपीयरेंस है वो हेलमेटेड होता है। इंडियन जो पेंगोलिन्स हैं वो लिस्टेड किए गए हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर, और चाइनीज़ पेंगोलिन है वो लिस्टेड किए गए हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। सभी स्पीसीज़ हैं वो लिस्टेड की गई हैं कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अपेंडिक्स 1 के अंदर, जिसे हम सिट्स बुलाते हैं। अगर आपके उसके बारे में पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर पेंगोलिन्स हैं वो इंडियन और चाइनीज़ दोनों तरह के पाए जाते हैं, और ये प्रोटेक्टेड किए गए हैं शेड्यूल 1 के अंदर। इंडिया के अंदर जो पेंगोलिन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम इंडियन और चाइनीज़ बुलाते हैं, ये शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर लिस्टेड है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन में से कौन सी बैडमिंटन प्लेयर है जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। हमारे ऑप्शन है पीवी सिंधु, ज्वाला गुप्ता। हमारे ऑप्शन हैं पीवी सिंधु, ज्वाला गुप्ता, या फिर साइना नेहवाल, या फिर अश्विनी पोनप्पा। अगर आपने पिक्चर देखी है, अगर इनको देखा है तो आप पिक्चर को देख के इजीली समझ सकते हैं कि ये कौन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा पीवी सिंधु।
चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन भी बनी है जिन्होंने पोडियम को फिनिश किया है 2 बार ओलंपिक्स के अंदर। रियो ओलंपिक्स के अंदर सिंधु हैं, उन्होंने जीता था सिंगल बैडमिंटन सिल्वर ओलंपिक्स जब उन्होंने डेब्यूट किया था इसके अंदर। और ये सेकंड इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं किसी भी इंडिविजुअल इवेंट के अंदर, मतलब कि सिंगल पार्टिसिपेशन किया गया है इसके अंदर इसके द्वारा। इससे पहले किसके द्वारा जीता गया है? सुशील कुमार के द्वारा। ये 2008 के अंदर रेसलिंग के अंदर जीता था इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, और उसके बाद में इन्होंने लंदन के अंदर सिल्वर मेडल जीता था, और उसके बाद में लंदन गेम्स के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जिसके अंदर हमारी जो हमने बेस्ट एवर 6 मेडल की जो टैलीज है उसको 6 जिसके अंदर हमें जो बेस्ट एवर 6 मेडल की जो टैली है वो अचीव कर पाए थे हम। सिंधु हैं वो वर्ल्ड के अगर हम वर्ल्ड के अंदर देखें तो सिंधु हैं वो 4th एथलीट बन गई हैं जिन्होंने मल्टीपल मेडल जीते हैं वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर ओलंपिक्स गेम्स के अंदर। सिंधु हैं वो एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जो कि एक लाइमलाइट में आई थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब उन्होंने विन किया था एशियन चैम्पियनशिप को, जिसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला था उनको 2014 के अंदर। और इसी साल इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर। और 2014 के अंदर ही इन्होंने 5 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में से पहला अपना जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसको जीता था। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मास्टर्स गोल्ड मेडल विनर मान कौर, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है। ये किससे रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से? हमारे ऑप्शन है बैडमिंटन, रेसलिंग, फुटबॉल, रनिंग। अगर आप इनका हौसला देखोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे, बिकॉज इनकी एज 105 है, और ये अभी भी रनिंग करती थी। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, इस वजह से ये न्यूज़ में आई है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, रनिंग। इनके बारे में हम देख लेते हैं। ये मल्टीपल वर्ल्ड मास्टर चैम्पियनशिप के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मल्टीपल एशियन मास्टर चैम्पियंस के अंदर भी इन्होंने मेडल जीते हैं। इन्होंने रनिंग स्टार्ट की थी चंडीगढ़ मास्टर एथलीट्स के अंदर 2007 के अंदर। इन्होंने 100 और 200 मीटर की जो रेस है उसके अंदर नेशनल मास्टर्स एथलेटिक मीट के अंदर 2011 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। कौर हैं वो 100 मीटर और 200 मीटर चैंपियन बनी है वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन के अंदर, यूएसए के अंदर। और इन्होंने शुरुआत की थी और इन्हें बेस्ट एथलीट भी बुलाया गया था। और जब ये 100 मीटर से 100+ कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप एथलेटिक चैम्पियनशिप ओकलैंड 2017 के अंदर आई, उसकी वजह से इन्हें लाइमलाइट मिली थी। सो आप समझ सकते हैं 105 साल की उम्र में रनिंग करना बहुत आसान चीज़ नहीं होती है। इनकी आप एज देख सकते हैं, यहाँ से देखकर आपको पता चल ही रहा होगा, लेकिन ये इस एज के अंदर भी रनिंग करती है। कितनी फिट होंगी आप समझ सकते हैं इनको। ये होती है लाइफ को जीना है तो ऐसे जिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इंडिया की जो लाइटेस्ट मेट्रो है वो सेट की जाएगी पुणे के अंदर, पुणे मेट्रो के अंदर। सो हमें बताना है कि ये कौन सी कंट्री के द्वारा भेजी जाएगी? यूएसए के द्वारा, इटली के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, जापान के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये इटली के द्वारा भेजी जाएगी। इसके बारे में जान लेते हैं। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, ये वो कंपनी है जो इसे बनाने जा रही है। इसने प्लांट है इटली के अंदर वो बनाया है, उसकी वजह से जिसके अंदर पुणे मेट्रो के कोच हैं उनको बनाया जाएगा। और फर्स्ट ट्रेन है उसको रोल आउट कर दिया गया है, और इसके अंदर टोटल 34 ट्रेन हैं उनको भेजा जाएगा इटली से, और ये कंप्राइज करेंगी 3 कोचेज़ को। और फर्स्ट प्रोटोटाइप है वो मेट्रो के द्वारा रोल आउट किया गया है। उसके अंदर वर्चुअल सेरेमनी की है, एक वर्चुअल सेरेमनी के बीच में एक वर्चुअल सेरेमनी के द्वारा जो कि ज्वाइन की गई थी एम्बेसडर्स के द्वारा। इंडिया से थी नीना मल्होत्रा, और जो इटली से थे वो कौन थे? विंसेंजो डे लुका। ये कोचेज़ हैं, ये शेड्यूल किए गए हैं। ये कोचेज़ हैं, ये अराइव करेंगे सितंबर 2021 के अंदर। ये मेट्रो कोच हैं वो पुणे मेट्रो के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाएंगी। ये मेट्रो कोच हैं वो मैन्युफैक्चर की जाएंगी एल्यूमिनियम के थ्रू। ये ऐसा पहली बार होगा इंडिया के अंदर, और ये लाइटर होंगी। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इनका वर्कलोड कितना होगा, कि इनका एक्सेल लोड कितना होगा, सो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, बस ऐसे ही डाल दिया मैंने। ये कोचेज़ हैं वो डबल वॉल स्ट्रक्चर से बनी होंगी, और इसके अंदर
एक्सट्रूडेड सेक्शंस बनाए गए हैं कार की बॉडी की तरह, जो कि एल्यूमिनियम से बनाए जाएंगे, जो कि इसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे। एल्यूमिनियम है वो रिड्यूस कर देता है वेट को भी। और अल्ट्रा मॉडर्न मेट्रो कोचेज़ हैं वो हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के द्वारा बनाए जाएंगे मॉडर्न इटालियन स्टाइल के अंदर। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो कार्बन एमिशन होता है वो भी कम होगा और हम और भी ज़्यादा इफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे फ्यूल को भी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओडिशा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, इसने डिसाइड किया है कि वो डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगी लेपर्ड्स की स्टेट के अंदर। तो इसके बारे में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। इन्हें इंडिया के अंदर कौन से एक्ट के अंदर डाला गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। फिर ये लिस्टेड है वल्नरेबल के अंदर, फिर ये लिस्टेड है IUCN के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर। सो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगेन आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा हमारे ऑप्शंस क्या होंगे? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इस वजह से हमारा डी आंसर होगा। चलिए इनको देख लेते हैं। लेपर्ड हैं, उन्हें पैंथेरा पैराडस बुलाया जाता है, साइंटिफिक नेम है इनका। ये 5 एक्सटेंट स्पीसीज हैं, ये 5 में से एक एक्सटेंटेड स्पीसीज हैं इसके अंदर जीनस पैंथेरा के अंदर। ये मेंबर है कैट फैमिली का और जिसका नाम है फेलिडिया। और ये कहाँ पाए जाते हैं? सब सहारन अफ्रीका के पार्ट्स के अंदर। इसके अंदर वेस्टर्न और सेंट्रल कहाँ पे? वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सब सहारन अफ्रीका के अंदर। कुछ पार्ट्स हैं वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के अंदर, सदर्न रशिया के अंदर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। और इंडियन लेपर्ड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। इंडियन लेपर्ड्स हैं वहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर और कुछ पार्ट हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इनका इनहैबिटेट है, इनका जो हैबिटेट है वो कहाँ पे पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर और जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं और नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। बट ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर, जो कि सुंदरबन है उनके अंदर ये नाम नहीं पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश है वो, इसके अंदर मैक्सिमम लेपर्ड्स की मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है, उसके बाद में कर्नाटका और फिर महाराष्ट्र के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैंक है वो इंश्योर्ड नहीं है? किसके द्वारा? कौन सा बैंक है वो इंश्योर्ड नहीं किया गया है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसे हम इन शॉर्ट DICGC बुलाते हैं। हमारे ऑप्शन हैं लोकल एरिया बैंक्स, फॉरेन बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया, या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी। इनको देख लेते हैं, अंदर कौन कौन से बैंक्स हैं वो शामिल हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स देखते हैं। सभी कमर्शियल बैंक्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। इसके अंदर जो फॉरेन ब्रांच हैं, इनके अंदर जो ब्रांच है फॉरेन बैंक्स की इंडिया के अंदर काम कर रही है उनको भी इंक्लूड किया गया है, लोकल एरिया बैंक्स को भी, और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको भी इंश्योर किया गया है। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स देख लेते हैं। सभी स्टेट, सेंट्रल और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके अंदर अर्बन कोऑपरेटिव, जिसे अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिन्हें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बुलाते हैं, और उनकी जो फंक्शनिंग है स्टेट्स के अंदर, यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, उन्हें अमेंडेड किया गया है लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एक्ट के अंदर, और एम्पावर किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो रजिस्टर कर सकें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर वाइंड अप कर सकें कोऑपरेटिव बैंक्स को। ये वो सुपरसीड भी कर सकता है कमेटी मैनेजमेंट के अंदर, अगर RBI को लगे कि रजिस्ट्रार है वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है उसको वाइंडिंग अप करने के लिए, अमलगमेट करने के लिए, या फिर रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स का, बिना किसी प्रायर सैंक्शन के। और RBI है वो कवर्ड कर सकता है किसके अंदर? डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। और एट प्रेजेंट को सभी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कवर्ड किए गए हैं DICGC के अंदर। फिर हमारा ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसे हम इन शॉर्ट DGFT बुलाते हैं। ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? और ये अमित कुमार है जो हमारे करंट DGFT हैं।
सो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ये। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका आंसर आपको देना है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। सो दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू मेंबर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आंसर को, अपने क्वेश्चन को, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसे इजीली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।